नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एग्जाम की तैयारी करने वाले लिसनर्स के लिए आज का फोकस है डेरिवेटिव्स। ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है। हमारे पास जो नोट्स और मटेरियल है, आइए उनमें से की पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये डेरिवेटिव्स आखिर हैं क्या चीज़? बिल्कुल। देखिए, द डेरिवेटिव्स फंडामेंटली ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी आप कह सकते हैं खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। उनकी वैल्यू किसी और चीज पर डिपेंड करती है, जिसे हम अंडरलाइंग एसेट कहते हैं। अंडरलाइंग एसेट। हाँ, अब ये अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, सोना, तेल, करेंसी रेट्स, यहाँ तक कि इंटरेस्ट रेट्स भी। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट भी इन्हें इसी तरह डिफाइन करते हैं। एसेंशियली ये फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स पर बेस्ड एग्रीमेंट्स हैं, मतलब भविष्य की कीमतों पर एक तरह का सौदा। इंटरेस्टिंग। तो ये अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू से जुड़े हैं, पर ये काम कैसे करते हैं? जैसे मैंने सुना है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कि वो जीरो सम गेम होते हैं। इसका असल मतलब क्या है एग्जाम पर्सपेक्टिव से? हाँ, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज फ्यूचर्स वाकई जीरो सम है। मतलब एक पार्टी का प्रॉफिट दूसरी पार्टी का लॉस होता है। नेट मिलाकर सिस्टम में कोई नई वैल्यू क्रिएट नहीं होती। राइट। बस पैसा पार्टिसिपेंट्स के बीच रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा। स्पेकुलेशन के लिए ये पॉइंट समझना क्रूशियल है। इसके अलावा सेटलमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पहले कैश सेटलमेंट कॉमन था, पर अब सेबी ने स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए फिजिकल सेटलमेंट वो अनिवार्य कर दिया है। फिजिकल सेटलमेंट मतलब एक्चुअल डिलीवरी। हाँ, ताकि एक्चुअल डिलीवरी हो सके शेयर्स की। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट के लिए मार्जिनिंग प्रोसेस बैकबोन है। इनिशियल मार्जिन, प्रीमियम मार्जिन ऑप्शंस में ये सब एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है। अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा। हाँ, ताकि पार्टीज अपनी कमिटमेंट पूरी करें, डिफॉल्ट रिस्क कम हो। और एक और टर्म है ओपन इंटरेस्ट। ये बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में एक्टिव हैं, मतलब कितनी पोजीशंस ओपन हैं। गॉट इट। मार्जिन मतलब एक तरह की गारंटी। तो अब ये बताइए कि मार्केट में कॉमनली किस तरह के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स मिलते हैं? कौन-कौन से टाइप्स हैं? मोस्टली 4 तरह के हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्वैप्स। ओके। फॉरवर्ड्स ये दो पार्टीज के बीच का एक प्राइवेट कस्टम एग्रीमेंट है। फ्यूचर में एक तय डेट पर आज तय हुई प्राइस पर एसेट खरीदने या बेचने का। ये ओवर द काउंटर यानी OTC ट्रेड होते हैं, मतलब टेलर मेड। प्राइवेट डील जैसा। बिल्कुल। लेकिन इनमें लिक्विडिटी कम होती है और काउंटर पार्टी रिस्क रहता है, मतलब सामने वाली पार्टी के डिफॉल्ट होने का खतरा। अच्छा। फ्यूचर्स ये फॉरवर्ड्स की कमियों को, खासतौर पर काउंटर पार्टी रिस्क और वो स्टैंडर्डाइजेशन की कमी को दूर करने के लिए बने। एक्सचेंज पर। हाँ, एक्सचेंज की क्लियरिंग हाउस गारंटी देती है, जिससे डिफॉल्ट रिस्क लगभग खत्म हो जाता है और ट्रेडिंग आसान होती है। ठीक है। ऑप्शंस ये थोड़े अलग हैं। ये बायर्स को अधिकार, राइट देते हैं, पर ऑब्लिगेशन नहीं कि वो अंडरलाइंग एसेट को एक स्पेसिफिक प्राइस, जिसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, पर एक स्पेसिफिक डेट तक खरीदें, ये हुआ कॉल ऑप्शन, या बेचें, ये हुआ पुट ऑप्शन। अधिकार पर जिम्मेदारी नहीं। एग्जैक्टली। इस अधिकार के लिए बायर एक फीस देता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। सेलर यानी राइटर को ऑप्शंस की वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों होती हैं। और चौथा, स्वैप्स। इसमें दो पार्टीज फ्यूचर कैश फ्लोज को एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट करती हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और करेंसी स्वैप्स काफी कॉमन है। ये भी ज्यादातर OTC मार्केट में ही होते हैं। अच्छा, तो फॉरवर्ड्स और स्वैप्स ज्यादातर कस्टम डील्स यानी OTC हैं। हाँ, जबकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस स्टैंडर्डाइज्ड है और एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यही मेन स्ट्रक्चर है डेरिवेटिव मार्केट्स का। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। दो तरह के मार्केट्स हैं: ओवर द काउंटर OTC, जहां डील्स कस्टमाइज होती हैं और पार्टीज डायरेक्टली नेगोशिएट करती हैं, यहां रिस्क ज्यादा होता है। और दूसरा है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, जहां सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होता है, ट्रेडिंग एनोनिमस होती है और क्लियरिंग हाउस रिस्क मैनेज करता है। समझ गई। फ्यूचर्स और लिस्टेड ऑप्शंस एक्सचेंज ट्रेडेड हैं। So, what does this all mean for an investor or a business? लोग डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? पर्पस क्या है इसका? इसके 3 मेन कारण हैं, 3 मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं। पहला, हेजिंग। अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट्स या बिजनेस एक्सपोजर में प्राइस फ्लक्चुएशंस के रिस्क को कम करने के लिए। जैसे कोई इंपोर्टर है, उसे डॉलर का पेमेंट करना है, तो वो करेंसी रेट को लॉक करना चाहेगा फ्यूचर के लिए। ओ अच्छा, रिस्क कम करना। यस। हाँ, दूसरा, स्पेकुलेशन। अंडरलाइंग एसेट की फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन पर बेट लगाने के लिए बिना उस एसेट को खरीदे। लिवरेज के कारण प्रॉफिट या लॉस पोटेंशियल बढ़ जाता है, मतलब भाव पर दांव लगाना। बिल्कुल। और तीसरा, आर्बिट्राज।
दो अलग मार्केट्स में सेम एसेट की प्राइस में छोटे से डिफरेंस का फायदा उठाकर रिस्क फ्री प्रॉफिट कमाने के लिए। ये मार्केट्स को एफिशिएंट बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, फायदे तो हैं, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस डिस्कवरी, मार्केट एफिशिएंसी, लेकिन रिस्क्स भी तो होंगे ना, खासकर लिवरेज की वजह से। Absolutely. If we connect this to the bigger picture, लिवरेज एक दो-धारी तलवार है। छोटा सा प्राइस मूवमेंट बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, तो बड़ा लॉस भी। हाँ, ये तो है। मेन रिस्क्स हैं काउंटर पार्टी रिस्क, ये ओटीसी में ज्यादा होता है, प्राइस रिस्क मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण, लिक्विडिटी रिस्क मतलब जरूरत पड़ने पर आसानी से एग्जिट न कर पाना, फिर लीगल रिस्क भी होता है कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सेबिलिटी को लेकर, और हाँ, लिवरेज रिस्क अपने आप में। बाप रे, काफी रिस्क हैं। हाँ, इसीलिए कहते हैं कि सोच समझकर ही डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहिए। पार्टिसिपेंट्स को मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए। राइट। अब क्विकली ये बताइए कि इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में फंडामेंटल फर्क क्या है? कॉन्सेप्ट वही है जैसा मैंने कहा, बस अंडरलाइंग एसेट बदल जाता है। इक्विटी डेरिवेटिव्स स्टॉक्स या स्टॉक इंडिसेस जैसे निफ्टी सेंसेक्स पर बेस्ड होते हैं। ओके। करेंसी डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग एक्सचेंज रेट्स होते हैं, जैसे यूएसडी INR। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए करेंसी रिस्क मैनेज करने में बहुत यूजफुल हैं। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स का अंडरलाइंग सोना, चांदी, कच्चा तेल या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे गेहूं, चना वगैरह होते हैं। कमोडिटी फ्यूचर्स प्रोड्यूसर्स जैसे किसान और कंज्यूमर्स दोनों को प्राइस वॉलेटिलिटी से बचाते हैं। और ये कहाँ ट्रेड होते हैं इंडिया में? भारत में कई एक्सचेंजेस जैसे NSE, BSE, MCX, NCDX इन पर ट्रेडिंग ऑफर करते हैं। ओके, हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या आप प्राइसिंग और स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत ब्रीफली कुछ बता सकते हैं? जैसे फ्यूचर्स की प्राइसिंग कैसे तय होती है? हाँ, ब्रीफली बताता हूँ। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरेटिकल प्राइस उसकी स्पॉट प्राइस और कॉस्ट ऑफ कैरी पे डिपेंड करती है। कॉस्ट ऑफ कैरी? कॉस्ट ऑफ कैरी मतलब उस अंडरलाइंग एसेट को फ्यूचर डेट तक होल्ड करने की लागत, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट शामिल होती है। और अगर स्टॉक है तो डिविडेंड मिल रहा है तो वो घट जाता है। मतलब फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, F = S + कॉस्ट ऑफ कैरी। आर्बिट्राजेस इसी थ्योरेटिकल प्राइस और एक्चुअल मार्केट प्राइस के डिफरेंस का फायदा उठाते हैं। अच्छा, और ऑप्शंस? ऑप्शंस की प्राइसिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। उसके लिए ब्लैक स्कोल्स जैसे मॉडल यूज होते हैं और उनका पे ऑफ एसिमेट्रिक होता है। मतलब बायर का नुकसान लिमिटेड होता है, कितना, जितना प्रीमियम दिया, पर प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड हो सकता है। जबकि सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, प्रीमियम जितना, पर नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है, खासकर अगर उसने कॉल ऑप्शन बेचा है, शॉर्ट कॉल। वाह, काफी डेंस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया। तो NISM एस्पिरेंट्स के लिए निचोड़ ये है कि डेरिवेटिव्स पावरफुल टूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज के लिए। इनके टाइप्स, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, मार्केट स्ट्रक्चर्स, OTC बनाम एक्सचेंज और खास तौर पर इनके बेनिफिट्स और रिस्क्स को समझना एग्जाम और प्रैक्टिकल एडवाइस दोनों के लिए बेहद जरूरी है। लीवरेज के इम्प्लीकेशंस पर खास ध्यान देना होगा। बिल्कुल सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। जैसे जैसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से और कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्या ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की स्टेबिलिटी के लिए एक बढ़ता हुआ चैलेंज है, जैसा हमने शायद 2008 क्राइसिस में कुछ हद तक देखा था? इस पे ज़रूर सोचिएगा।